नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या महिलाओं का वोट की कतारों में खड़ा होना कोई गोपनीय मसला है? आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्यों कहा कि वोट देने आई मां, बहू, बेटी का वीडियो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? क्या ये वोट के अधिकार के लिए सैकड़ों साल तक चले महिलाओं के संघर्ष का अपमान नहीं है? क्या महिलाएं सिर्फ लिंग हैं, नागरिक नहीं? क्या ये उन महिलाओं का अपमान नहीं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी ताकि एक समता मूलक समाज बन सके जिसमें स्त्री पुरुष बराबर हों? क्या ज्ञानेश कुमार की नज़र में महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए जैसा कि मनुस्मृति कहती है, जिसे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से जलाया था? या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के तर्क दरअसल बड़े पैमाने पर वोट चोरी को छिपाने की एक शर्मनाक कोशिश है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे आज के वीडियो में। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह महिलाएं अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर कतारों में खड़ी हैं, और ऐसी तस्वीरें लगातार अखबारों में छपती हैं। तमाम टीवी चैनल्स जब चुनाव हो रहे होते हैं तो ऐसी तस्वीरों का प्रसारण करते हैं। इसमें किसकी गोपनीयता भंग होती है? ये वोट देने आई हैं, इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं ज्ञानेश कुमार, अपने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिस पर आपत्ति करनी ही चाहिए। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के 10 दिन बाद चुनाव आयोग जवाब देने सामने आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता अजब ढंग से पेश आए। सवालों का जवाब देने के बजाय इन्होंने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग बोले। विपक्ष का कहना है कि वे पीएम मोदी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जो खुद भी पारसी थिएटर की शैली में डायलॉग बोलने में माहिर है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस असत्य या अर्धसत्यों से भरी थी। बहरहाल हम आरोप प्रत्यारोप के इस खेल से अलग एक ऐसे डायलॉग की बात करेंगे जो देश की आधी आबादी का अपमान करता है। राहुल गांधी ने मांग की है कि मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए ताकि पता चले कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोट फीसदी में 7-8% का इजाफा कैसे हो जाता है। यानी वीडियो रिकॉर्डिंग से यह साबित होगा कि मतदाताओं की कितनी लंबी लाइन मतदान केंद्र पर 5 बजे के बाद भी लगी थी। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता ने जवाब में जो कहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। क्या हमें किसी की मां, बहू, बेटी के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने चाहिए? ये वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस सवाल में क्या क्या छिपा है ये आपको आज हम इस वीडियो में समझाएंगे। एक बार फिर सवाल को देखिए। क्या हमें किसी की मां, बहू, बेटी के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इस सवाल में सदियों पुरानी वो मानसिकता झलक रही है जो स्त्री को हमेशा पर्दे में देखना चाहती है, जिसे लगता है कि स्त्री का काम घर की 4 दीवारी के अंदर बच्चे पालना और खाना बनाना है? आखिर कतार में वोट देने के लिए खड़ी महिलाओं की जो कोशिश है, यानी जो उनकी कतार है, वो गोपनीयता का मसला कैसे हो सकता है? और अगर इससे निजता भंग होती है तो क्या महिलाएं जब क्रिकेट खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं या फिर स्विमिंग कंपटीशन में जाती हैं और उनके मैच का टीवी प्रसारण होता है, तो क्या इससे उनकी निजता का हनन होता है? क्या ये सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे किसी की मां, बेटी या बहू होती हैं? कोई आईएएस अधिकारी ऐसा बयान कैसे दे सकता है जिसने संविधान की शपथ ली हो? क्या ज्ञानेश कुमार ये भूल गए कि भारतीय संविधान जिस स्वतंत्रता संग्राम से उपजा है उसके मूल में है समता, और इस लड़ाई में महिलाओं ने कम कुर्बानियां नहीं दी थी। कुछ यहां देखिए तस्वीर। पूरे देश में महात्मा गांधी के आह्वान पर स्त्रियां आज़ादी की लड़ाई में कूदी थी, उत्तर से दक्षिण तक। ये दक्षिण भारत की एक तस्वीर है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो या शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करना, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पूरा चरखा आंदोलन तो जैसे उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया था। इन सब के वीडियो तो कम, लेकिन तस्वीरें बड़ी पैमाने पर उपलब्ध हैं, किताबों में छपी हैं।
तो क्या ये इन माँ बेटियों की निजता का उल्लंघन है, या ऐसा कहा जा सकता है? जरा कुछ और तस्वीरें देखिए। हमारे देश की 3 महान नायिकाएं। पहली स्वरूप रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की माता जी। 1930 में जब नमक आंदोलन उफान पर था तो ब्रिटिश पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। वे कभी उन चोटों से उबर नहीं पाई। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। वैसे मोतीलाल नेहरू के परिवार की हर महिला जेल गई। उनकी बहू कमला नेहरू हो, बेटी विजय लक्ष्मी पंडित हो, कृष्णा हठी सिंह हो, या फिर पोती इंदिरा गांधी, सब के सब आज़ादी की लड़ाई में गिरफ्तार होकर जेल गई। अरुणा आसफ अली, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। तब इन्होंने भूमिगत रहते हुए एक घुमंतू ट्रांसमीटर के जरिए कांग्रेस रेडियो संचालित किया। उषा मेहता भी इनका सहयोग कर रही थी। इन्होंने मुंबई में ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया, जिसके बाद इन्हें बॉम्बे की हीरोइन कहा गया। ये स्वतंत्रता आंदोलन की एक महान नायिका थी। कल्पना दत्त, चटगांव शस्त्रागार छापे में मास्टर सूर्य सेन के साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश हथियार डिपो पर हमला किया। इन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। दुर्गा भाभी का नाम भी आप जानते हैं, जिन्हें साथ लेकर भगत सिंह ने वो हैट लगाकर अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकी थी। इन सारी महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जेल जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी। इनकी तस्वीरें किताबों में दर्ज हैं। वीडियो होते तो हम शान से देखते और दिखाते। इन्होंने जिन सपनों के लिए संघर्ष किया उसमें स्त्री पुरुष की बराबरी एक अहम मुद्दा था। फिर जब स्त्रियां लोकतंत्र की अहमियत को स्थापित करने के लिए मतदान केंद्रों पर कतार लगाती हैं तो वे खुले युद्ध में होती हैं, ना कि किसी गोपनीय या निजी कार्यक्रम में। आखिर ज्ञानेश गुप्ता को यह बात समझ में क्यों नहीं आती? स्त्री को महज एक लिंग समझना भारतीय संविधान का भी अपमान है। ऐसा लगता है कि ज्ञानेश गुप्ता के दिमाग में मनुस्मृति बैठी हुई है, और ये कोई यूं ही नहीं कह रहे हैं। भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से पर दिमागी गुलामी थोपने वाली मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों को बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस ग्रंथ को इसीलिए सार्वजनिक रूप से जलाया था, क्योंकि ये स्त्रियों और शूद्रों को गुलाम बनाए रखने की व्यवस्था को वैधानिकता देता है। और उन्होंने एक ऐसा संविधान देश को दिया जिसमें सब बराबर थे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये महत्वपूर्ण तत्व थे। समता सबसे महत्वपूर्ण बात थी। देश में सिर्फ आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जिसने मनुस्मृति को संविधान से ऊपर माना है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को स्वीकार किया, पारित किया, तो 3 दिन बाद 29 नवंबर को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने इसके विरोध में एक संपादकीय लिखा और इसमें कहा कि संविधान में मनुस्मृति से तो कुछ लिया ही नहीं गया, इसमें भारत का कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भी उसी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। उनके एक आदर्श सावरकर भी हैं, जिन्होंने मनुस्मृति को हिंदू लॉ बताया है। तो क्या ज्ञानेश गुप्ता संघ से वैचारिक प्रेरणा ले रहे हैं? आखिर महिलाओं का वोट देना उन्हें निजता का उल्लंघन कैसे लग रहा है? सच तो यह है कि भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का भी साझा है। इसे हर कमजोरी से बचाने, इसे मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके भी कंधों पर है, क्योंकि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं, महिलाओं के वैश्विक संघर्ष की विरासत का भी हिस्सा हैं, जिन्होंने महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया था। आइए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। इंग्लैंड, भारत पर शासन किया इंग्लैंड ने, लेकिन वहाँ राजतंत्र से लोकतंत्र की जो यात्रा हुई उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। राजतंत्र दरअसल पूरी दुनिया में राजाओं की निरंकुश शक्ति का तंत्र रहा है। पुरोहित वर्ग बताता रहा कि राजा की इच्छा ईश्वर की इच्छा है और जनता डर के मारे इस बात को मानती रही। जाहिर है आम आदमी को शक्ति केंद्र बनाने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था आसमान से नहीं टपकी। इसके लिए लंबा संघर्ष हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी इसी इंग्लैंड से।
1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन को जमींदारों ने, यानी जिन्हें बैरन्स कहते हैं, उन्होंने मजबूर किया कि वो मैग्ना कार्टा, एक ये चार्टर था, उस पर हस्ताक्षर करें। इसमें कहा गया कि राजा अपनी मनमानी से टैक्स नहीं लगा सकता और कुछ अधिकार जनता के भी हैं। यह यूरोप में राजा की निरंकुश शक्ति पर पहला संवैधानिक नियंत्रण था। 13वीं सदी में इंग्लैंड में पहली बार संसद की स्थापना हुई। धीरे धीरे यह तय हुआ कि राजा बिना संसद की मंजूरी से टैक्स नहीं लगा सकता। संसद में जनता, हाउस ऑफ कॉमन्स, और अभिजात वर्ग, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। 1688 की जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति हुई, इसने राजा की मनमानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1689 के बिल ऑफ राइट्स ने संसद की सर्वोच्चता को मान्यता दी। इससे यह परंपरा स्थापित हुई कि सरकार राजा नहीं बल्कि संसद और कानून के हिसाब से चलेगी। इंग्लैंड में धीरे धीरे राजा रानी सिर्फ संवैधानिक प्रतीक बनकर रह गए। असली सत्ता जनता द्वारा चुनी हुई संसद और प्रधानमंत्री के हाथ में आ गई। यह मॉडल बाद में पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक प्रेरणा बना। लेकिन मताधिकार सबको नहीं था। शुरुआत में सिर्फ धनी जमींदार वोट देते थे। फिर सुधारों का दौर शुरू हुआ। रिफॉर्म्स एक्ट के जरिए मताधिकार का धीरे धीरे विस्तार किया गया। 1832 में संपत्ति और आय के आधार पर मध्य वर्ग के पुरुषों को, ध्यान दीजिए, पुरुषों को वोट का अधिकार मिला। 1867 में जाकर शहरी कामगारों को भी अधिकार मिला, जाहिर है पुरुषों को। ग्रामीण मजदूर तब भी बाहर थे। 1864 में तीसरा रिफॉर्म हुआ। तीसरे रिफॉर्म एक्ट के तहत लगभग 60% पुरुषों को अधिकार मिला। संपत्ति और टैक्स की शर्त जुड़ी हुई थी। फिर 1918 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट से 21 साल के ऊपर के पुरुषों को बिना शर्त मतदान का अधिकार मिल गया। लेकिन महिलाएं, उन्हें यह अधिकार तब भी नहीं मिला। इसके लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष हुआ जिसे सफ्रेजेट आंदोलन कहते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको समझना बेहद जरूरी है। सफ्रेजेट आंदोलन और उनकी ये नेता हैं एमलिन पैनखर्स्ट। 1860-70 के दशक में कुछ संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से महिलाओं के मताधिकार की मांग शुरू की। आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन लंबे समय तक कोई नतीजा नहीं निकला। तो 1903 में एमलिन पैनखर्स्ट और उनकी बेटियों ने वीमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन WSPU नाम का संगठन बनाया। यहीं से उग्र आंदोलन यानी सफ्रेजेट आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का नारा था डीड्स नॉट वर्ड्स, यानी शब्द नहीं काम चाहिए। यह नारा धीरे धीरे महिला आंदोलन का एक प्रतीक बन गया, उनके मताधिकार की लड़ाई का प्रतीक बन गया। सफ्रेजेट आंदोलन के तहत महिलाएं सरकारी दफ्तरों पर हमला कर देती थी, खिड़कियां तोड़ देती थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती थी, रेल की पटरियों पर लेट जाती थी, यहां तक कि खुद को आग लगा लेने तक की धमकी देती थी। उन्हें कई बार जेल में डाला गया। जेल में उन्होंने भूख हड़तालें की, जिस पर सरकार ने जबरन खाना खिलाने की अमानवीय नीति अपनाई। नतीजा यह हुआ कि 1918 में ब्रिटेन ने 30 साल से अधिक उम्र की संपत्ति रखने वाली महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। और फिर क्या हुआ, जब आंदोलन और आगे बढ़ा तो 1928 में पुरुषों की तरह ही 21 वर्ष की सभी महिलाओं को समान मतदान का अधिकार दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। अफसोस कि 1928 की 2 जुलाई को यह अधिकार दिया गया और 14 जून को इसकी नेता एमलिनी का निधन हो चुका था। इसके बाद ये न्यूजीलैंड वैसे पहला देश है जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया 1893 में। अमेरिका में क्रांति हुई थी 1776 में, 1776 में। लेकिन और आज वो कहता है कि सबसे पुराना लोकतंत्र है, बात सही है, लेकिन महिलाओं को जो वोटिंग राइट है वो 19वें संशोधन के तहत 1920 में मिल सका। आप सोच सकते हैं 1776 से 1920 जो देश लिबर्टी के नाम पर बना था, वहाँ पर मताधिकार के लिए, ख़ास तौर पर अश्वेतों और महिलाओं के लिए कितना लंबा संघर्ष हुआ।
1920 में महिलाओं को अधिकार मिला और अश्वेतों को तो उसके भी काफी बाद में अधिकार मिला, कई दशक बाद। यूरोप के और देशों का भी हाल देखते हैं। फ्रांस में 1944 में और स्विट्जरलैंड में तो बेहद बाद, भारत की आज़ादी के भी काफ़ी बाद 1971 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। यानी हर देश में महिलाओं ने प्रदर्शन, याचिकाएं और कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत की स्थिति विशिष्ट रही। शायद दुनिया भर में चले महिला आंदोलनों का ही प्रभाव था कि भारत में महिलाओं को बिना लंबे संघर्ष के वोटिंग राइट्स मिले, और इसका श्रेय था भारत के संविधान को। भारत में संविधान लागू होते ही 1950 में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोटिंग का अधिकार मिल गया। यह पहली बार था कि महिलाओं को उनकी मर्जी का मालिक कानूनी रूप से बनाया गया। वे न सिर्फ वोट देकर अपना विधायक और सांसद चुन सकती थी, बल्कि खुद भी चुनाव में खड़ी हो सकती थी। और यही नहीं, इस संविधान ने उन्हें जीवन साथी के चयन का भी अधिकार दे दिया। ये एक बहुत बड़ा काम था जो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ, और जाहिर है इसका बड़ा विरोध हुआ। और इस विरोध के कुछ कार्टून आप देख सकते हो जो उस दौर में छपे, आर के लक्ष्मण के इक्वल राइट्स फॉर विमेन। ये डॉक्टर अंबेडकर खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन प्राचीन व्यवस्था किस तरह से विरोध कर रही है उसका एक ये चित्र है। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें महिलाएं कह रही हैं, गिव मी हाफ शेयर फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये हो गया, आई विल डाइवोर्स यू, और मैरी मी विदाउट डावरी। इस तरह की बातें महिलाओं की ओर से हो रही, जो उस समय के समाज के लिए बेहद परेशान करने वाला था। लेकिन एक नया समाज बनना था। संविधान ने, डॉक्टर अंबेडकर ने वही सपना सबको दिखाया था। तो जिस मताधिकार के लिए महिलाओं ने इतना लंबा संघर्ष किया, वो चुनाव आयुक्त माननीय ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की नज़र में एक गोपनीय काम है जिसका वीडियो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो क्या इससे पहले जितने चुनाव आयुक्त थे या सरकारें थीं, उन्हें बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं था? जी हां, कुछ समय पहले तक मतदान के वीडियो को सार्वजनिक करना कानूनी रूप से कोई उसमें बाधा नहीं थी। लोगों का अधिकार था कि अगर वो मांग करें तो उन्हें वो वीडियो दिया जाए। क्या था अधिकार? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसकी धारा 93(2), चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जा सकते थे, यानी जो तमाम फॉर्म जमा होते हैं वो सब। और इसी में था सीसीटीवी फुटेज का भी मामला। सीसीटीवी फुटेज भी इन दस्तावेजों का हिस्सा माना जाता था। यानी अगर लोग चाहें तो सीसीटीवी फुटेज भी देख लें कि मतदान के लिए लाइन कितने बजे तक लगी है, और इसके अलावा फॉर्म 17C जैसी तमाम चीज़ें भी वो हासिल कर सकते थे। लेकिन बस 9 महीने पहले सरकार ने ये कानून ही बदल दिया। दरअसल 9 दिसंबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में चुनाव आयोग को फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का आदेश दिया। ये आदेश पता नहीं क्यों चुनाव आयोग को ठीक नहीं लगा। इसमें दावा किया गया था, दरअसल जो याचिका थी उसमें दावा किया गया था कि हरियाणा चुनाव में शाम 5 बजे के बाद मतदान में 7.83% की असामान्य वृद्धि हुई है, यानी करीब 76 लाख वोट बढ़ गए हैं। फॉर्म 17C में ईवीएम का सीरियल नंबर, मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या, वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या, ऐसी चीजें दर्ज की जाती हैं। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन आयोग इसके लिए तैयार नहीं था। क्या आदेश दिया पहले जान लेते हैं। पारदर्शिता के लिए फॉर्म 17C यानी मतदान का पूरा रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज साझा करें, ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा। अगर चुनाव आयोग को कुछ छुपाना नहीं था तो इस आदेश को मानने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता की बात बेहद जरूरी है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के 11 दिन बाद ही सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में संशोधन कर दिया। नए नियमों के तहत अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य चुनावी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया सख्त कर दी गई। केवल विशेष परिस्थितियों में कोर्ट की अनुमति से ही उन्हें साझा किया जा सकता है, यानी आम लोग उन्हें नहीं देख सकते हैं नॉर्मली जैसे पहले हो सकता था। और एक बात और, पहले ये फुटेज, वीडियो फुटेज
साल भर तक सुरक्षित रखे जाते थे। अब आयोग का कहना है कि सिर्फ हम 45 दिन ही रखेंगे, जबकि कोई मुश्किल नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी अब आगे बढ़ गई है कि आप सालों साल हमेशा के लिए ये फुटेज सेव करके रख सकते हैं, लेकिन आयोग इसके लिए तैयार नहीं। इससे लोगों की शंका बढ़ रही है, क्योंकि जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति है उसमें मुख्य न्यायाधीश को भी रखा जाए, तो सरकार ने जब कानून बनाया तो उन्हें नहीं रखा। उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके किसी कैबिनेट मिनिस्टर को और नेता प्रतिपक्ष को रख के कमेटी बना दी गई, यानी सरकार के 2 लोग और 1 नेता प्रतिपक्ष। जो चाहेगी सरकार वही चुना जाएगा चुनाव आयुक्त, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता उसी प्रक्रिया की उपज हैं और चारों तरफ उनके जो एक्शन हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो अपनी बहुचर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रमाणों के साथ दिखाया कि किस तरह फर्जी वोट जोड़कर कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का रिजल्ट बदल दिया गया। उनकी मांग यही है कि डिजिटल फॉर्म में सर्चेबल वोटर लिस्ट और मतदान का वीडियो सार्वजनिक किया जाए। सामान्य स्थिति में यह सभी को उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई आरोप न लग सके, लेकिन चुनाव आयोग इसे छिपाने में सारी शक्ति लगा रहा है। हैरानी की बात है कि आयोग अब मां, बहू, बेटी की निजता की दुहाई देकर खुद को बचाना चाहता है, लेकिन जैसा कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मां, बहू और बेटी का वीडियो नहीं दे सकते हो तो क्या बाप, बेटे और दामाद का वीडियो दे पाओगे? क्योंकि केवल महिलाएं तो वोट देती नहीं, पुरुषों का दे दो वीडियो, उसके लिए भी जाहिर है आयोग तैयार नहीं होगा, क्योंकि सारी कवायद का मकसद कुछ और है। वोट चोरी को रोकना आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन वो इसकी शिकायत करने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, जैसे राहुल गांधी को खड़ा किया गया है, वो भी देश की महिलाओं और उनके संघर्ष को अपमानित करके। इसके लिए एक दिन इतिहास के कटघरे में चुनाव आयोग जरूर खड़ा किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को इसका ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.